साथियों, एक बार पुनः आप सभी का इंटेलिजेंस पीसीएस के इस ऑफिशियल मंच पे स्वागत है। हम लोग जो है नवंबर माह के करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर रहे हैं और नवंबर माह के करंट अफेयर्स का 2 लेक्चर हमारा अभी तक आ चुका है। लेक्चर 1 और 2 में हमने राज्य समाचार, जैसा कि क्रॉनिकल में स्टार्टिंग में देता है मंथली मैगजीन में, तो राज्य समाचार का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, राज्यों से रिलेटेड समाचार का। तो राज्यों से रिलेटेड समाचार का डिस्कशन हो चुका है। आज हम जो है राष्ट्रीय समाचारों का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, राज्यों से रिलेटेड समाचार हो चुके हैं, राष्ट्रीय समाचारों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो राष्ट्रीय समाचारों में क्या क्या घटनाक्रम महत्वपूर्ण हैं उनकी चर्चा करेंगे और विशेष तौर पे इसमें सितंबर माह के घटनाक्रम दिए हुए हैं। आपकी ये नवंबर माह की मैगजीन है और सितंबर 2024 के घटनाक्रम दिए गए हैं, जो आपके यूपी पीसीएस, आरओ और बिहार पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। या कोई भी आप मतलब ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स आएगा, भले ही आप राजस्थान का पीसीएस दे रहे हों, मध्य प्रदेश का पीसीएस दे रहे हों, उत्तराखंड के पीसीएस दे रहे हों, या कोई वनडे एग्ज़ाम दे रहे हों जिसमें करंट अफेयर्स आता है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो पहली घटना है कि एक साथ चुनाव कराने की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव। तो जो हम टॉप 100 करंट अफेयर्स करवा रहे हैं उसमें इस पर डिटेल्ड एनालिसिस हमने किया है बहुत बेहतरीन ढंग से। तो अगर आपने मतलब प्लेलिस्ट में, जिस प्लेलिस्ट में हम क्रॉनिकल वाला डाल रहे हैं उसी में टॉप 100 वाला भी है, तो अगर आपने उसको देखा नहीं तो देख सकते हैं। हालांकि क्रॉनिकल की अलग प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा। तो एक देश एक चुनाव जो समिति गठित हुई थी वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित हुई थी। पहली बात, किसकी अध्यक्षता में? रामनाथ कोविंद की। तो ये चर्चा में क्यों आई है? चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ निर्वाचन कराने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, ये अच्छा, समिति जो गठित हुई थी वो गठित हुई थी रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, और इसने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो 18,000 से अधिक पेजों की है। क्या है? 18,000 से अधिक पेजों की है। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी कब थी, अगर ये पूछ लिया जाएगा तो मार्च 2024 में दी थी। ठीक है, इस समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट जो है मार्च 2024 में प्रस्तुत की थी, रामनाथ कोविंद समिति ने। अच्छा, रामनाथ कोविंद समिति कितने सदस्यीय है अगर ये पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? 8 सदस्यीय है, 8। ठीक, और इन 8 सदस्यीय समिति में कौन कौन लोग शामिल हैं उनका नाम सहित डिटेल्ड एनालिसिस हमने टॉप 100 करंट अफेयर्स के पहले ही वीडियो में किया हुआ है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। समिति ने सुझाव दिया कि सबसे पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव हो। ठीक है, समिति ने क्या सुझाव दिया है कि पहले लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव आप एक साथ संपन्न करवाइए, और जब ये मतलब लोकसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी विधानसभा, दोनों का चुनाव जब संपन्न हो जाए तो उसके संपन्न होने के 100 दिन के भीतर आप जो है पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव भी करवा लीजिए। ठीक है, ये इनका सुझाव है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव आप एक साथ करवाइए, उसी के 100 दिन के अंदर पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव भी आप करवा लीजिए। वही है, देखिए यहाँ लिखा गया है कि सबसे पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव हो, इसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव समन्वित किया जाए। तो स्थानीय निकायों में क्या आता है? जहाँ पे पंचायती राज या ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई वहाँ पे पंचायत चुनाव आएगा, जहाँ नगर पालिका की स्थापना की गई वहाँ नगर निकाय का चुनाव आएगा। ठीक है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करने की भी सिफारिश की गई है कि भारत का निर्वाचन आयोग जो है एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करे। उच्च स्तरीय कमेटी का गठन सितंबर 2023 में किया गया था। ठीक है,
अगर आपसे ये कोई पूछे कि रामनाथ कोविंद समिति का गठन कब किया गया था, रामनाथ कोविंद समिति गठित कब की गई थी, कोविंद समिति, तो ये गठित की गई थी सितंबर 2023 में, सितंबर 2023 में। इसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी कब थी, तो मार्च 2024 में, मार्च 2024, ठीक। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी कब इसको मिली है, अगर ये पूछ लिया जाएगा तो 18 सितंबर 2024 को, 18 सितंबर 2024, ठीक। कोविंद समिति में कितने मेंबर थे ये पूछ लिया जाएगा तो कुल 8 मेंबर थे। इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां कोविंद समिति के विषय में हैं। आगे देख लीजिए, समिति ने सदन में बहुमत न होने या अविश्वास प्रस्ताव जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 83, संसद के दोनों सदनों की अवधि का जिसमें उल्लेख है, और अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि का जिसमें उल्लेख है, में संशोधन की सिफारिश की है, ठीक है। किसमें किसमें सिफारिश की है, अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 182 में। 83 में क्या है कि मतलब संसद के सदनों की अवधि की बात की गई है, और 172 में राज्य विधानसभाओं की अवधि की बात की गई है। और अगर कुल मिला के कितने प्रकार के या कितने संशोधन संविधान में करने की सिफारिश समिति ने की है, तो 18 संवैधानिक संशोधन करने की सिफारिश की है, ठीक है, जिसमें से अधिकांश में राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता वहाँ होगी जहां स्थानीय निकायों के चुनाव से संबंधित मसले हैं, ठीक है, जहां स्थानीय निकायों से संबंधित मसले हैं, और स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, स्थानीय निकायों का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है, यानी राज्य के पास होती है। तो जहां राज्य से संबंधित या स्थानीय निकायों और नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित मसले आएंगे, वहीं पे जो है राज्य विधानसभाओं की सहमति की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये कोविंद कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके विषय में चर्चा थी। आगे देखते हैं, FSSAI यानी वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है। ये भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। कब हुआ है, 20 से 21 सितंबर 2024 के मध्य हुआ है। क्या हुआ है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन, ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 इसका नाम दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में ये आयोजित होता है, और आयोजन कौन करता है, FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो है इसका आयोजन करता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, खाद्य सुरक्षा और नियामक मुद्दों पर ज्ञान साझाकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। FSSAI ने कार्यक्रम के दौरान फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट नामक नए पोर्टल का शुभारंभ किया। तो ये इम्पोर्टेंट है, कौन सा पोर्टल इन्होंने शुरू किया, फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट, ठीक है, फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट। इसके अतिरिक्त यह खाद्य आयात निकासी प्रणाली 2.0 की शुरुआत भी इन्होंने की है, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा मानकों में सुधार लाना और आयात प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना है। वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन का पहला संस्करण जुलाई 2023 में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो ये दूसरा संस्करण है जो 20-21 सितंबर 2024 को आयोजित हुआ है, और पहला संस्करण जो इसका आयोजित हुआ था वो जुलाई 2023 में हुआ था। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की पहली बैठक हुई है 10 सितंबर 2024 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवगठित अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के शासी परिषद के प्रथम बैठक की अध्यक्षता की है, ठीक है। बैठक के दौरान शासी बोर्ड ने उन विश्वविद्यालयों को जोड़कर हब और स्पोक मोड में एक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया जहां अनुसंधान प्रारंभिक चरण में है, और उन्हें मेंटरशिप मोड में शीर्ष स्तरीय स्थापित संस्थानों के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये इतना जान लीजिए कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की पहली बैठक
10 सितंबर 2024 को संपन्न हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। इसकी स्थापना 2023 में हुई थी, ठीक है। और इसमें क्या है कि सासी ने निर्देश दिया कि ANRF की रणनीतियों को विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। तो भारत का विकसित भारत बनने का लक्ष्य जो है 2047 तक है, तो उसके अनुरूप होना चाहिए, ये बात इसमें कही गई है, ठीक है। लक्ष्य इसका क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार भारत में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार अनुसंधान नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। इतना ही इसमें जान लीजिए, पर्याप्त है। 23वां विधि आयोग, अभी देखिए जो 22वां विधि आयोग था उसकी कार्यावधि समाप्त हो गई। कब समाप्त हो गई है? 21 अगस्त 2024 को, ठीक है। 21 अगस्त 2024 को उसका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो 23वां विधि आयोग बनाया गया है 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी दी है 23वें विधि आयोग के गठन को। 2 सितंबर 2024 को मंजूरी दी है। यह जो है 1 सितंबर से 31 अगस्त 2027 तक कार्य करेगा, ठीक है। यानी इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, 1 सितंबर से कब तक? 31 अगस्त 2027 तक। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है सदस्यों के विषय में, 1 अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य। इसके अलावा पदेन सदस्य होंगे और कानूनी मामलों एवं विधायी विभागों के सचिव तथा 5 अंशकालिक सदस्य इसमें शामिल होंगे। कितने अंशकालिक होंगे? 5 होंगे। 1 अध्यक्ष होगा, एक और 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो कार्य कर रहे हैं न्यायाधीश, सेवानिवृत्त नहीं होंगे, वो सेवारत होंगे, ये ध्यान रखिएगा। सेवारत न्यायाधीश सदस्य होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि ये न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्ति की तारीख या आयोग का कार्यकाल समाप्त होने तक जो भी पहले हो पूर्णकालिक आधार पर अपना कार्य करते रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई सेवारत न्यायाधीश है, वो विधि आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बना है, ठीक है, और उसकी जो सेवानिवृत्ति की अवधि है वो उसके अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही समाप्त हो जाती है। तो सेवानिवृत्त होते ही वो विधि आयोग की सदस्यता या अध्यक्षता से भी निवृत्त हो जाएगा। और एक बात, अगर कोई व्यक्ति या कोई न्यायाधीश है जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है और वो मतलब उसके न्यायाधीश पद पर है, उसका कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है, किंतु विधि आयोग का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया है, तो उसकी सदस्यता पूर्णतः समाप्त हो जाएगी साथ ही। तो ये इसका मतलब हुआ। आयोग का कार्य भारतीय कानून प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और उनकी सिफारिश करना है। यानी ये विधि आयोग का कार्य है, ठीक है। यह हमारी कानूनी प्रणाली के भीतर आवश्यक कानूनी सुधारों की समीक्षा करने और सुझाव देने के लिए जिम्मेदार होगा। उल्लेखनीय है कि 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को पूरा हो गया था, ये आपको अभी बताया ही गया। मार्च 24 में ही भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने 17 महीने के कार्यकाल पूरा करने के बाद त्यागपत्र अपना दे दिया था, ठीक है। तो ये विधि आयोग हुआ। विधि आयोग 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए गठित किया गया है। 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2024 तक इसका कार्यकाल होगा। 23वां विधि आयोग है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 सितंबर 2024 को मंजूरी प्रदान की है। इसमें अध्यक्ष होंगे, 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। पदेन सदस्य के रूप में कानूनी मामलों और विधायी विभागों के सचिव होंगे। अधिकतम 5 अंशकालिक सदस्य होंगे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे। तो ये ध्यान रखना है। अगला जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया गया है। कब किया गया है? तो 6 सितंबर 2024 को किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? पीएम मोदी द्वारा किया गया है।
कैसे किया गया है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया गया है। ठीक है। गुजरात के कहाँ किया गया है? सूरत में किया गया है। जल संचय जन भागीदारी अभियान का शुभारंभ 6 सितंबर 2024 को गुजरात के सूरत में किया मोदी जी ने। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य भर में सामुदायिक भागीदारी से 24,800 कितने 24,800 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। ये पुनर्भरण संरचनाएं वर्षा जल संचयन को बढ़ाने और दीर्घकालीन जल स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायक होंगी। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई है। जल संचय जन भागीदारी पहल। जल संचय जन भागीदारी पहल चल रहे जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के अनुरूप है, जो दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक जल प्रबंधन को सुदृढ़ करता है। ठीक है। तो ये कैच द रेन अभियान कब शुरू हुआ था, ये भी यहीं जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जल शक्ति अभियान जो शुरू हुआ था वो 2019 में। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कब शुरू हुआ था? तो ये 2021 में। ध्यान दीजिएगा यहाँ, जल शक्ति अभियान 2019 में, जल शक्ति अभियान कैच द रेन पूछा जाएगा 2021 में। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 की अगर थीम पूछ ली जाएगी तो नारी शक्ति से जल शक्ति है। ठीक है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 की थीम नारी शक्ति से जल शक्ति। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। आयुष के लिए राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट 2021-22 बैच से प्रभावी कर दिया गया है। आयुष के लिए 5 सितंबर 2024 को केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने घोषणा की कि आयुष चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट यानी NEXT 2021-22 बैच से ये प्रभावी हो जाएगा। ठीक है। और इस समिति में छात्रों की चिंताओं की समीक्षा के लिए प्रोफेसर संजीव शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिसने निर्णय लिया है। तो संजीव शर्मा जो है राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट 2021-22 जो प्रभावी हुआ है इस समिति के अध्यक्ष थे। और ये कब से प्रभावी हुआ है? 5 सितंबर 2024 को इसकी घोषणा केंद्रीय आयुष मंत्री ने की है। तो इतना ध्यान रखिएगा, बस इतना ही इसमें जान लीजिए। ये जान लीजिए कि यह एक समस्या आधारित परीक्षा है। कौशल का मूल्यांकन करने के लिए नैदानिक मामले के परिदृश्य चित्र और वीडियो इसमें शामिल हैं। NEXT NCIS अधिनियम 2020 के तहत राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग की शुरू की गई यह एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। तो ये कब से प्रभावी हो गई है? 5 सितंबर 2024 से 5 सितंबर 2024 को इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है। और 2021-22 बैच से ये प्रभावी है। इतना ही, जितना एग्जाम ओरिएंटेड है उतना ही आपको हम बता रहे हैं, उतना ही ध्यान रखिए। री इन्वेस्ट सम्मेलन हुआ है 16 सितंबर 2024 को। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी मंदिर में, ठीक है, महात्मा मंदिर में 3 दिवसीय चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एक्सपो का उद्घाटन किया। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा कि री इन्वेस्ट सम्मेलन 2024 16 सितंबर 2024 को शुरू हुआ, गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ है और ये चौथा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो था। ठीक है। और इस सम्मेलन में भारत की 200 गीगावाट से अधिक स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता की उल्लेखनीय उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। तो भारत की इस समय गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता कितनी हो गई है? 200 गीगावाट से ज़्यादा हो गई है। ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। और क्या है इसमें? री इन्वेस्ट 2024 कार्यक्रम में हरित ऊर्जा क्षेत्र में 32.45 लाख करोड़ रुपए के भारी निवेश की बात कही गई। कितना? 32.45 लाख करोड़। और यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि कौन कौन कितना इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि वो 2030 तक 100 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए मतलब अपनी प्रतिबद्धता इतने जताई है। कितना? 100 गीगावाट। और NTPC ने 41.3 गीगावाट। ठीक है। और टोरंटो पावर लिमिटेड ने 2030 तक 10 गीगावाट। ये ध्यान रखिएगा।
रिलायंस इंडस्ट्रीज 2030 तक 100 गीगावाट, एनटीपीसी 2030 तक 41.3 गीगावाट, टोरंटो पावर लिमिटेड 2030 तक 10 गीगावाट जो है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करेगी। हाँ, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि पोर्ट ब्लेयर का नाम अब श्री विजयपुरम हो गया है। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल है, राजधानी है, उसका नाम अब क्या रख दिया गया है, तो श्री विजयपुरम रख दिया गया है। ठीक है, अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने घोषणा की है कि श्री विजयपुरम उसका अब नाम हो जाएगा। ठीक, बताया कि देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के संकल्प से प्रेरित होकर यह निर्णय लिया गया है। यह निर्णय प्राचीन श्री विजय साम्राज्य से प्रेरणा लेते हुए क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध को दर्शाता है। पोर्ट ब्लेयर में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले तिरंगा फहराया था, ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। यहीं पे लोगों को जो है काला पानी की सज़ा दे करके स्वतंत्रता सेनानियों को सेलुलर जेल में रखा जाता था, काल कोठरी जिसको कहते थे। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ये जेल है, चोल साम्राज्य के नौसेना अड्डे के रूप में इसको जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अगर ऐतिहासिक उसकी बात की जाए, ऐतिहासिक विरासत की, तो ये चोल साम्राज्य का नौसैन्य अड्डा हुआ करता था। यानी यहाँ चोल नौसेना अपना अड्डा बना के, अपना कैंप लगा के रहती थी। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम अब हो गया है। ठीक है, और यहाँ सबसे पहले नेशनल मूवमेंट के दौरान जो है बोस जी ने तिरंगा फहराया था। 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक कहाँ हुई है? गोवा में हुई है। 12-13 सितंबर 2024 के मध्य गोवा में हुई है। ठीक है, तो इतना इसके विषय में जान लेना काफ़ी है, इससे ज़्यादा यहाँ नहीं पूछा जाएगा। 20वें MSDC में शुरू की गई प्रमुख पहलें जो हैं, भारतीय समुद्री केंद्र नामक पहल शुरू की गई है। ठीक, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र शुरू किया गया है और राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा समिति एप्लीकेशन शुरू किया गया है। भारत के बड़े ड्रेजर का निर्माण ये भी शुरू किया गया है। समुद्री राज्य विकास परिषद के विषय में जान लीजिए कि समुद्री राज्य विकास परिषद एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय है जो समुद्री क्षेत्र के विकास पर केंद्रित रहता है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पर डॉक्टरों का पंजीकरण शुरू हो गया है। कब शुरू हुआ है? ये सितंबर 2024 में शुरू हुआ है। ठीक है, और डॉक्टर जो हैं, भारत में प्रैक्टिस करने वाले जितने भी प्रैक्टिशनर हैं, उनके लिए एक पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हुई है जिनमें उनको एक विशेष आईडी दी जाती है। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया था। कब किया था? 23 अगस्त 2024 को। नेशनल मेडिकल रजिस्टर एक डिजिटल प्लेटफार्म है जिसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा विकसित किया गया है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन कब किया गया था, ये भी जान लेना जरूरी है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन हुआ था वर्ष 2019 में, और ये लागू कब से हुआ, प्रभावी कब से हुआ है? 25 सितंबर 2020 से। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कार्य करना इसने शुरू कब किया है? तो 25 सितंबर 2020 से। कितने सदस्य इसमें होते हैं? तो इसमें 33 सदस्य टोटल होते हैं। एक अध्यक्ष और 32 अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के विषय में जानकारी है। आगे चलते हैं। ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन हुआ है या ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ है, इसके विषय में जान लेते हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो हुआ है वो 28-30 अगस्त 2024 के मध्य मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। कहाँ पे? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है 30 अगस्त 2024 को। उद्घाटन नहीं किया, संबोधन किया है। ठीक है, 30 अगस्त 2024 को। तो PM मोदी ने संबोधित किया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, इसका आयोजन भारतीय भुगतान परिषद, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
और फिनटेक कंजर्वेंस काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? फिनटेक में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करना और इस क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाना। ठीक है, ये वर्ष 2020 में शुरू हुआ था। अब की बार इसका 5वां संस्करण था और इसका उद्देश्य क्या होता है? दुनिया के सबसे बड़े फिनटेक सम्मेलन और फिनटेक परिदृश्य में सबसे बड़े विचार नेतृत्व मंच के रूप में ये उभरा है। इसका उद्देश्य है वित्तीय सेवाओं को बढ़ाने, नवाचार करने, सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को संदर्भित करना। ठीक है, वर्ष 2024 में भारतीय फिनटेक का आकार जो रहा है $110 बिलियन का रहा है, जो 2029 तक 420 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने का अनुमान है। अभी कितना है? 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2029 तक ये 420 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने का अनुमान है। ठीक है, भारतीय अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन 10 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा उद्घाटन हुआ है? अमित शाह जी के द्वारा, गृह मंत्री जी के द्वारा हुआ है। इसका क्या कार्य है कि साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र समन्वय प्लेटफार्म का शुभारंभ किया है। ठीक है, इसका कार्य है साइबर अपराधों की जानकारी एकत्र करना, विश्लेषण करना, समन्वय और सहयोग, डिजिटल साक्षरता, प्रशिक्षण, उन्नत तकनीकी समाधान तथा साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री ने किया है। इतना ही इसमें जान लीजिए, काफ़ी है। 8वां भारत जल सप्ताह जो हुआ है, ये कब हुआ है? 17 सितंबर 2024 को हुआ है। किसने किया है आयोजन? इसका उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू ने, द्रौपदी मुर्मू ने किया। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। ठीक है, और ये 2 वर्ष पे आयोजित किया जाता है जल सप्ताह। इसका जो मुख्य विषय था समावेशी जल विकास एवं प्रबंधन के लिए साझेदारी एवं सहयोग, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो 8वां भारत जल सप्ताह 17 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया। ये प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा इसका आयोजन होता है। ठीक है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका आयोजन करता है। इस वर्ष 8वें भारत जल सप्ताह और प्रदर्शनी का भागीदार मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है। आयोजन इसका करता है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, स्वच्छता मंत्रालय के जल शक्ति मंत्रालय के अधीन। ठीक है, और भागीदार इसका कौन है? पंचायती राज मंत्रालय है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जल शक्ति मंत्रालय आयोजन करेगा और पंचायती राज मंत्रालय इसका भागीदार मंत्रालय है। यह कार्यक्रम दुनिया भर के जल संसाधन के क्षेत्र के शोधकर्ताओं, विशेषज्ञ, नवप्रवर्तकों, हितधारकों से विचार और राय प्राप्त करने के लिए एक वैश्विक मंच है। ठीक है, तो जल सुरक्षा से संबंधित चीज़ों पे चर्चा होती है इसमें। इतना ही जान लीजिए, काफ़ी है। 12 नए औद्योगिक शहरों की घोषणा की गई है। इसको भी हमने बहुत डिटेल में कवर किया है, तो इसको आप लोग वहाँ देख लीजिए। 6 प्रमुख गलियारों के द्वारा जो टॉप 100 करंट अफेयर्स करवाया गया है उसमें ये है। तो 28 अगस्त 2024 को इसको मंजूरी मिली है। 28,602 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं शामिल हैं? तो उत्तराखंड में खुरपिया है, बिहार में गया है, पंजाब में राजपुरा पटियाला है, तेलंगाना में जहीराबाद है, महाराष्ट्र में दीघी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ओरवाकल है और कोपत्थी है, केरल में पलक्कड़ है, राजस्थान में जोधपुर और पाली है और उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज है। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं कि नए औद्योगिक शहरों को वैश्विक मानकों के ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों में विकसित करना, प्लग एंड प्ले, ठीक है, वॉक टू वर्क, मांग से आगे बनाया जाना है और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप इसको विकसित करना है। इतना जान लीजिए बस, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन से शहर इसमें शामिल हैं, कौन कौन से गलियारे शामिल हैं, इसको देख लीजिए। इसको हमने टॉप 100 करंट अफेयर्स में करवाया है। देखो अपना देश पीपल चॉइस 2024, ये इम्पॉर्टेंट है। पर्यटन मंत्रालय की ये पहल है। 6 सितंबर 2024 को एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इसको
जारी किया गया था, ठीक है, और 15 सितंबर 2024 तक के मतदान के लिए खुला हुआ था। इस पहल की शुरुआत पीएम मोदी ने की थी 7 मार्च 2024 को। कब की थी? 7 मार्च 2024 को। कहाँ से किया था? श्रीनगर से किया था, ठीक है। इस पहल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो श्रीनगर से हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? पीएम मोदी द्वारा हुई थी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के साथ मिलकर भारत के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों की पहचान करना है, ठीक है। देखो, अपना देश पीपल चॉइस अवार्ड का जो प्रमुख उद्देश्य है कि भारतीय नागरिकों के साथ मिलकर सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं उनकी पहचान करना, ठीक है। और जो मतदान करवाया गया था 5 प्रमुख श्रेणियों में करवाया गया था। ये श्रेणियाँ थी आध्यात्मिक, साहसिक, सांस्कृतिक और विरासत, प्रकृति और वन्यजीव तथा अन्य। तो ये इस विषय में जानकारी है, इतना जान लीजिए काफ़ी है। हाँ, अमेरिका ने भारत को 297 पुरावशेष लौटाए हैं। कितने? 297 पुरावशेष। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 21 से 23 सितंबर के बीच जो है मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर थे। कब से कब तक? 21 से 23 सितंबर के दौरान नरेंद्र मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका ने भारत को 297 पुरावशेष वापस किए हैं। कितने? 297, जिन्हें देश से तस्करी करके बाहर ले गया था, मतलब ले जाया गया था। और ये 4000 वर्ष पुराने हैं। 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक के इनको माना गया है, ठीक है। और इनमें से ज़्यादातर कलाकृतियाँ पूर्वी भारत की टेराकोटा वस्तुएं हैं, जबकि अन्य कलाकृतियाँ पत्थर, धातु, लकड़ी और हाथी दांत से बनी हैं। तो उनमें से कुछ ये हैं, इनको एक बार आप देख लीजिएगा बुक से। एक बार ऐसे हम बता दे रहे हैं कि मध्य भारत से बलुआ पत्थर से बनी अप्सरा की मूर्ति मिली है, जो 10वीं-11वीं शताब्दी की है। मध्य भारत से कांसे से बनी जैन तीर्थंकर की एक प्रतिमा मिली है, जो 15वीं-16वीं शताब्दी की है। पूर्वी भारत से टेराकोटा का बना फूलदान मिला है, जो 3री और 4थी शताब्दी का है। दक्षिण भारत में कांसे से बनी भगवान गणेश की एक प्रतिमा मिली है, जो 17वीं-18वीं शताब्दी की है। उत्तर भारत से बलुआ पत्थर से बनी भगवान बुद्ध की खड़ी मूर्ति 15वीं-16वीं शताब्दी की जो है मिली है। उत्तरी भारत से कांसे से बनी भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है, 17वीं-18वीं शताब्दी की है। दक्षिण भारत से कांसे से बनी भगवान कृष्ण की मूर्ति मिली है, ये भी 17वीं-18वीं शताब्दी की है। दक्षिण भारत से ग्रेनाइट से बनी भगवान कार्तिकेय की मूर्ति मिली है, ये भी 13वीं-14वीं शताब्दी की है, ठीक है। तो एक और महत्वपूर्ण जानकारी आर्ट एंड कल्चर से है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। कब पूरे हो गए हैं? 20 सितंबर 2024 को 100 वर्ष पूरे हुए। 20 सितंबर 1924 को दिवंगत पुरातत्वविद सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। कब की थी? 20 सितंबर 1924 को। इनको भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का इन्होंने नया रूप दिया था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेरीवाला, ये सभी अब पाकिस्तान में हैं। राखीगढ़ी, धौलावीरा, ये सब ये उन 2000 हड़प्पा के बड़े स्थलों में से 5 बड़े स्थल हैं, ये कह लीजिए। बाकी हड़प्पा सभ्यता के विषय में विस्तृत जानकारी आप इतिहास में पढ़िए, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। 20 सितंबर 2024 को पूरे हुए हैं। 20 सितंबर 1924 को सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज की घोषणा की गई थी। इतना यहाँ जानिए काफ़ी है। विश्व शांति बुद्ध विहार का लोकार्पण राष्ट्रपति ने किया है, महाराष्ट्र के लातूर में किया है। विश्व शांति बौद्ध विहार 4 सितंबर 2024 को किया है, ठीक है। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने की है। बस इतना जान लीजिए। कर्मा उत्सव अभी हाल ही में मनाया गया है। 14 सितंबर 2024 को कर्मा पर्व मनाया गया है। ये मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और उड़ीसा राज्यों में मनाया जाता है। और जो प्रमुख जनजातियां मनाती हैं इसको, उसमें मुंडा है, हो है, उराव है, बैगा है, खड़िया और संथाल है, ठीक। बस इतना जान लीजिए काफ़ी है। जर्मनी में सांची के स्तूप के पूर्वी द्वार की प्रतिकृति जो है 11 सितंबर 2024 को विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान हम्बोल्ट फोरम संग्रहालय के सामने
सांची के महान स्तूप के पूर्वी द्वार पर इन्होंने अवलोकन किया है। ठीक है, यह जो है लाल बलुआ पत्थर से बनी है, जिसका अनावरण दिसंबर 2022 में किया गया था। इसकी संरचना 1:1 के प्रतिरूप में है। ये 10 मीटर ऊंचा, 6 मीटर चौड़ा है और वजन कितना है? 150 टन। 10 मीटर ऊंचा, 6 मीटर चौड़ा है और इसका वजन कितना है? 150 टन है। तो बस इतना यहाँ जान लीजिए, काफ़ी है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था। कब करवाया था? 3री शताब्दी में। ठीक है, और अगर इसकी खोज की बात की जाएगी तो 1818 में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी टेलर द्वारा सांची परिसर की खोज की गई थी, जो अब पूरी तरह मतलब खंडहर बन चुका था। ठीक है, तो बस इतना इसके विषय में जान लीजिए, काफ़ी है। अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने बाद में ASI की स्थापना की, 1851 में सांची में प्रथम औपचारिक सर्वेक्षण और उत्खनन का इसके नेतृत्व किया था। लोथल डॉकयार्ड के अस्तित्व की खोज की गई है अभी हाल ही में। किसने किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने किया है। ठीक है, डॉकयार्ड का मतलब गोदीबाड़ा, लोथल में एक गोदीबाड़ा। हालांकि इसकी बात पहले भी की जा रही थी, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो गई है जब IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो 1954 में लोथल की पहली बार खोज हुई थी। ठीक है, और इसमें 215 मीटर लंबी और 37 मीटर चौड़ी एक संरचना यानी डॉकयार्ड मिला था। क्या कैसा मिला था? 215 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा, जिसकी पुष्टि हाल ही में IIT गांधीनगर ने कर दी है। ठीक है, तो ये इतना जान लीजिए बस। नवीन अध्ययन से पता चला है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान साबरमती नदी लोथल के पास बहती थी। वर्तमान में यह लोथल से 20 किलोमीटर दूर बहती है। ठीक है, पहले लोथल के पास में ही बहती थी। जिंजी किला को जो है विश्व धरोहर स्थल टैग के लिए नामित किया गया है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा 27 सितंबर 2024 को। ये तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में है जिंजी किला। ठीक है, तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में। ठीक, जिसे केंद्र सरकार ने मराठा सैन्य प्रदेश के 11 अन्य किलों के साथ वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को के विश्व धरोहर टैग के लिए नामित किया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है और ये तमिलनाडु का एकमात्र स्थल है जिसको इसके लिए नामित किया गया है। किसके लिए? विश्व धरोहर स्थल टैग के लिए। और ये किन किन पहाड़ियों से घिरा हुआ है? राजगिरी, कृष्णगिरी, चंद्रगिरी। राजगिरी, कृष्णगिरी और चंद्रगिरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसको पूर्व का ट्रॉय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का ट्रॉय। ठीक है, और इसने सदियों तक लगातार साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है। 1200 ईस्वी में कोनार राजवंश के अनंत कोन द्वारा निर्मित इस किले को स्वामित्व को कई बार बदला गया। ठीक है, तो इसको किसने बनवाया था? अनंत कोन ने। अनंत कोन कब बनवाया था? 1200 ईस्वी में बनवाया था। तो बाद में अलग अलग साम्राज्यों के कब्जे में रहा, जैसे विजयनगर के नायक, मराठा, मुगल, नवाब, फ्रांसीसी, ब्रिटिश आदि। तो आज हमने राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पूरा कर लिया है क्रॉनिकल नवंबर का। अब अगले वीडियो में शीघ्र ही हम आर्थिक करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।